And now we have handing over the citation by Upendranath Trust. Then citation provided masuk di Upendranath Trust. Itu sumber-sumber. Minimal Allah berdoa nomor ini mencapai University of India. Big applause and once again congratulations for receiving and accepting this. और जूले लद्दाख की तरफ से आप सबको नमस्कार। अपने संस्कृति को, अपनी पहचान को संजोए रखने का पूरी कोशिश में लगी हुई है, तो इसके लिए मैं दोबारा आप सभी का धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत खुशी महसूस करता हूं इस पुरस्कार को लेते हुए। भारत के बारे में सबसे प्यारी बात, पहले तो कहूँ, भारत मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। मेरे रग रग में, कण कण में भारत के लिए प्यार बसा है। और भारत में जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यही विविधता है जो हम शायद दुनिया को दिखा सके। और इसी विविधता को बचाए रखने के लिए उपेंद्रनाथ बोरो जी ने अपना जीवन लगाया। मैं उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और मैं सुनता रहता था, पढ़ता रहता था आपके आंदोलन के बारे में और बहुत प्रभावित रहा हूँ। आने वाले सालों में भी बहुत इज्जत करता हूँ कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ बोडो लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी संस्कृति बचाए रखें, ये देश के लिए और विश्व के लिए ज़रूरी है कि भारत के हर प्रांत, हर जनजाति अपना जो विविधता है उसे बचाए रखे, तभी भारत भारत रहेगा। और आज जब हम भारत से दुनिया सीखे ऐसी उम्मीद करते हैं, भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो वो विश्व गुरु दिल्ली, बम्बई से दुनिया नहीं सीख सकती। वहाँ कुछ ऐसा अलग नहीं है कि जो दुनिया के पास नहीं है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, ये बड़े शहर तो एक नकल बन गए हैं, सेकंड हैंड कॉपी जिसे कहेंगे, उनके लंदन और न्यूयॉर्क की। तो वो क्या सीखेंगे अपने ही नकल से। अगर सच में विश्व गुरु भारत को बना सकता है तो वो ये मौलिक परंपराएं, ये जनजातीय समुदाय जो कि लद्दाख के पहाड़ों में रहते हैं, बोडोलैंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जंगलों में रहते हैं, वहाँ दुनिया को सीख मिल सकती है। वहाँ के जो पुरानी ज्ञान है उससे दुनिया सीख सकती है। वहाँ और यहाँ की जो सादगी भरा जीवन है, थोड़े में ही खुश रहना, आज दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी सबक बन चुकी है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि जो संस्कृति आज पूरे दुनिया को चला रही है, जो मैं कह रहा था दिल्ली और मुंबई जिसकी नकल करते हैं, वो 300 साल पहले की औद्योगिक क्रांति में आई हुई एक, अगर हम कहें संस्कृति या सभ्यता, तो वो है। वो अपनी भी परंपरा को नहीं रख पा रहे हैं और अंधाधुंध लालच, उत्पादन के नाम पर न सिर्फ अपना बल्कि पूरी पृथ्वी का विनाश करने के कागार पर लाए हैं। तो आज
जो युग है उसमें हम नतीजे देख रहे हैं इस तरह की प्रगति का क्या होता है। आज हवा सांस लेने लायक नहीं रहा है, आज पानी छूने लायक नहीं रहा है, जमीन खेलने लायक नहीं रहा है बच्चों के लिए। तो ऐसा जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है इसे हम प्रगति नहीं कह सकते। ये देश तो इसे प्रगति, ग्रोथ, कहीं 8% हुआ ग्रोथ, जीडीपी 10% होनी चाहिए, इस जद्दोजहद में है। मगर मैं पूछता हूँ कि आपका 7%, 8%, 10% की प्रगति आप मानते हैं, तो उनका क्या हो रहा है जो इस पृथ्वी को हमारे साथ बांटते हैं। जो जंगल में जानवर हैं, जो फूल पौधे हैं, उनका क्या ऐसी प्रगति हो रही है कि केवल मनुष्य अकेले के प्रगति की हम बात कर रहे हैं। हम रोते हैं कि 10 से 8 से 6% हमारी प्रगति घट गई। मगर अगर आप सुने जंगल में हाथी से, खरगोश से, शेर से, तो और एक कहानी है। उनकी दुर्दशा ऐसी है कि पिछले 50 सालों में उनकी संख्या घटकर 50% से भी कम रह गई है। तो जिस प्रकृति को बनाने में संसार को शुरू से अब तक लगा, उसे हमने 50 सालों में आधा कर दिया है। ये WWF के आंकड़े हैं। 55% के लगभग कम हो गए हैं जंगल के जानवर। तो उनके इस 55% का क्या, 45% रह गए हैं, उसका क्या हमारी इस 8% और 10% के क्या कहेंगे हम, रेस में। उसी तरह जो पौधे हैं, पत्ते हैं, जंगल है, वो भी 50% से कम रह गए हैं। ये कैसी प्रगति है जिसमें मानव, मैं कहूंगा मानव भी खुश नहीं है। पहले शायद कमी से मरते थे लोग, वो भी अच्छी बात नहीं थी। अब ज्यादती से मर रहे हैं। अब खाना ज्यादा है, वो नहीं संभाल पा रहे हैं। उत्पादन ज्यादा है, वो नहीं संभाल पा रहे हैं। आज लोग मर रहे हैं तो भूखमरी से नहीं, ज्यादती से, ज्यादा खाने से, ज्यादा उत्पादन से मर रहे हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। और दूसरी तरफ अगर पृथ्वी के स्वास्थ्य को देखें तो बहुत चौंका देने वाली लगती है। आने वाले सालों में हमें बहुत बहुत बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि प्राकृतिक चुनौतियां होंगी, जो कि अब तक के सारे युद्धों में से, विश्व युद्धों से भी बड़ी होगी। वैसे तो आज भी विश्व युद्ध के स्तर पर विनाश हो रहा है। केवल मनुष्य को देखें भी तो, अगर हम थोड़ी देर के लिए पशु पक्षी फूल पौधों को छोड़ भी दें, तो मनुष्य भी बहुत संख्या में मर रहे हैं। तो एक तरह का तीसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है, देशों के बीच नहीं, मानव और प्रकृति के बीच। तो ऐसे में उनकी ज्ञान पृथ्वी को नहीं बचा पाएगी जिन्होंने इन सब को बिगाड़ा है। लंदन और न्यूयॉर्क के ज्ञान से हम पृथ्वी को बचा नहीं पाएंगे। दिल्ली और बंबई जो कि उनकी नकल है, उससे तो शायद और भी ना बचा पाए। तो फिर बचे कौन? बचे यही जो मौलिक समुदाय हैं अपने अपने प्रांतों में, जो जनजातीय लोग हैं, जो अपनी सांस्कृतिक संपदा को बचाए रख पाए हैं और रख रहे हैं, ये दुनिया को आज बचा पाएंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ बोडोलैंड में
और वहाँ लद्दाख में हम सब अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और जो पुराना ज्ञान है हमारा, ट्रेडिशनल विजडम जिसे कहेंगे, उन्हें बचाकर अपने बच्चों को दें और दुनिया को दें, ऐसी हमारी कोशिश हो। और इसमें कोई सरकार, कोई काउंसिल, कोई नेता अकेले नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की स्थापना कराई, बहुत अच्छी बात है, आपका मेहनत का फल है। मगर केवल नेताओं से उम्मीद करना, सरकारी अधिकारियों से उम्मीद करना काफ़ी ना होगी। हम में से हर एक को अपने स्तर पर, अपने परिवार में, अपने बच्चों तक इस संस्कृति की, इस सभ्यता की, इस पहचान की, इन ज्ञानों की आगे उन्हें सौंपने की जिम्मेदारी निभानी होगी। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा, हर एक व्यक्ति से कहूँगा यहाँ बोडोलैंड में, कि आप सबका कर्तव्य है कि इस सभ्यता को बचाएं रखें। इससे पहले कि हम उनके साथ हो जाएं जिन्होंने पृथ्वी को नाश किया है, हम डटे रहें ताकि वो सबक सीखकर हमारे पास आएं और कहें कि हमें ये जीवन शैली, ये सादगी, ये ज्ञान चाहिए। मगर उसके लिए हमें खुद को बचाए संभाले रखना होगा। कल को दुनिया भर में इसकी ज़रूरत होने वाली है। तो यही मैं उम्मीद रखता हूँ और इसके लिए हम में से हर एक को एक सिपाही बनना होगा अपनी संस्कृति का, मानवता का। तो इसलिए ये जो मानवता के सिपाही नाम से ये पुरस्कार दिया गया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरह से हमें इसे बचाने के लिए एक सिपाही बनना पड़ेगा। और मैं आज अपने आप को एक सिपाही के रूप में देखता हूँ और बहुत बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मेरे साथ हज़ारों, लाखों, करोड़ों सिपाही हैं जो अपनी संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति, देश और दुनिया को बचाए रखेंगे, अगले पीढ़ी को सौंपेंगे। मैं इसके साथ आप सभी का, आपके सारे संस्थाएं जो इस कोशिश में लगी हैं, सरकार यहाँ की, उनका और राज्य का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने हमें इस काबिल समझा। और मैं चाहूँगा कि बोडोलैंड में जो युवा पीढ़ी है, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वैसे ही लद्दाख में जो युवा हैं, उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है अगले पीढ़ी को ये सौंपने के लिए। तो उनमें आपस में मेल जोल हो, एक दूसरे से मिलें। और हम बात कर रहे थे आपसू के नेताओं से कि हम ऐसा एक एक्सचेंज शुरू करेंगे जिसमें कि यहाँ के युवा लद्दाख आ पाएँ और लद्दाख से यहाँ आ पाएँ। और आज मैं ये जो पुरस्कार है उसकी जो राशि है इस मकसद के लिए योगदान के रूप में देना चाहूँगा। जो पुरस्कार के साथ आया है उसे और हम बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में हम लद्दाख और बोडोलैंड में और गहरा रिश्ता देखेंगे। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनामा सुख जी को आज यहाँ मिल के बहुत मैं खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने उनको देखा कि नॉलेज फेस्टिवल में कोकराझार यूनिवर्सिटी में, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, तब भी मैं बैठ के बात करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन उस फेस्टिवल के बाद उन्होंने मेरे घर में गया गुवाहाटी, तो लद्दाख की कुछ समस्या, अपनी समस्या, लद्दाख की लोग किसके लिए एक डेमोक्रेटिक लड़ाई कर रहा है, इसके बारे में मेरी से बात किया और मेरी नॉलेज या उनकी नॉलेज हम लोग शेयर किया है, हम लोग कैसे कैसे देखती हैं। लेकिन नॉलेज फेस्टिवल में एक बात उन्होंने कहा था अपने स्पीच में, एक नॉलेज फेस्टिवल है
लेकिन हमको बोला BTC एरिया के लोगों को कि कभी भी अपना जो नॉलेज है छोटा मत समझना, किसी का भी नॉलेज छोटा नहीं होता दुनिया में, या आपसे किसी का नॉलेज बड़ा भी नहीं होता, नॉलेज नॉलेज ही है। आज तक मेरा दिल में वही बात है, इसके लिए कब मैं ये मौका मिलूँ सनाम जी को शुक्रगुजार करने के लिए। इतनी छोटी सी बात है लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट है, इसको एक रियलाइज कराया उन्होंने। हाँ, ये अलग बात है, उनका विजन बहुत बड़ा है। उस दिन जब बात किया, आज तक जब बात किया, आज सुबह तक जब बात किया, वो लद्दाख की लड़ाई, लद्दाख के अधिकार के लिए बात किया है। लद्दाख के लोगों की अधिकार के बारे में बात करने वाला और इसके लड़ाई में शामिल होने वाला लोग, इंसान जब हमारे सामने खड़े होकर बात करते हैं, उनका सोच विचार इतना बड़ा है कि वो विश्व के बारे में करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में करते हैं, और जो सोसाइटी के बदले हुए जो बिहेवियर कैरेक्टर के बारे में हम सोचते हैं। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ह्यूमन सोसाइटी का क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बारे में सोचते हैं। जल कैसे बचाना है, जंगल कैसे बचाना है, वायुमंडल को कैसे बचाना है, और हमारे सोच और हमारे बिहेवियर उन सब से संबंधित है। इसको छोड़ के हम लोग ह्यूमन सोसाइटी नहीं बन सकता है, तो इसके बारे में सोचते हैं। तो उनकी बात सुनने के बाद कोई अगर गौर से सुना है और समझने की कोशिश किया है, तो डायमेंशन ऑफ आवर थिंकिंग ये बदल जाता है। हमको भी प्रेरित करता है कि नहीं, यहाँ रहने वाले लोग भी सारे भारत के बारे में सोचिए, सारे विश्व के बारे में सोचिए, ह्यूमैनिटी के लिए उस बारे में सोचिए, तो प्रेरित करता है। और ऐसा इतना बड़ा दिल लेके वो घूमता रहता है, साथ में अपने अधिकार को लेके भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो वही बात है, हमको सीखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि लद्दाख के लोगों की लड़ाई है, हम दूर से क्या कर सकता है, यहाँ बैठ के हम यही बात कर सकते हैं, मोरली हम लोग अपने आपके साथ हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ भारत सरकार भी इसके बारे में गंभीरता से सोचता है। कभी ना कभी लद्दाख के लोगों के जो अधिकार की लड़ाई ये सफल होगा। वो लोग जैसा चाहते हैं ऐसा ही हो जाएगा, मेरा ऐसा धारणा होता है, विश्वास होता है। तो इसीलिए सनम जी, आपका लड़ाई सफल होगा, एक मेरा विश्वास है। हम लोग आपके साथ है, जैसे आपने हमारे साथ खड़ा हुआ है।